गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, शिक्षण विधि की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें एक टॉपिक कवर करेंगे कि भाषा के कौशल। तो देखिए दोस्तों, भाषा के कौशलों के बारे में बात करें, पहले आप देखेंगे शिक्षण विधि का वेटेज में भाषा के कौशलों के मिनिमम आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 7 से 8 क्वेश्चन। 7 से 8 क्वेश्चनों में क्या है, आपके जो हिंदी का शिक्षण है, हिंदी सब्जेक्ट है, और आपकी कौन सी सब्जेक्ट है, आपकी संस्कृत सब्जेक्ट है, या आपकी जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इन सब में क्या है, भाषा के कौशल आपके क्या है, पूछे जाते हैं, क्योंकि संस्कृत में इसलिए दे रखा है और इंग्लिश में भी दे रखी है और क्या हिंदी में भी दे रखी है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ से इसको कवर करेंगे, और जिन विद्यार्थियों के पास 2 लैंग्वेज होंगी, किसी के पास संस्कृत होगी और क्या होगी, हिंदी होगी, और किसी के पास हिंदी और क्या होगी, इंग्लिश होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कवर करेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। देखिए भाषा के कौशल, देखिए भाषा के कौशलों को देखा जाए तो 4 प्रकार के भाषा के कौशल हैं। कितने प्रकार हैं? केवल 4 प्रकार हैं। उसमें आते हैं आपके सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसको हम LSRW के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? LSRW। देखिए लिसन माने क्या हो गया, सुनना, लिसन माने सुनना होता है, और स्पीक माने क्या होता है, बोलना होता है, और पढ़ना रीडिंग, रीडिंग मतलब पढ़ना, और राइटिंग मतलब लिखना। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से LSRW होते हैं। बट लेकिन हम इनको अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चंस निकालते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। वह पूछा जाता है किसी तरीके से, तो हमें पहले अनुवाद करना पड़ता है इंग्लिश में, फिर जाके हिंदी में पहुंचते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, एज ए शॉर्टकट हम इसको हिंदी में ही याद करेंगे। जैसे कि सुनने के लिए हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो देखिए हम 4 प्रकार के कौशलों को लेते हैं। कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, SBPL। क्या? BPL। देखिए BPL शब्द आपको पहले से याद होगा ही, हम इसमें क्या लगा देते हैं, S लगा देते हैं, मतलब स्पेशल BPL, ठीक है ना। तो SBPL करके आप इसको याद करेंगे, जिससे क्या मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चंस बड़े आसानी से निकलते हैं। अब आते हैं, आगे चलते हैं। भाषा के कौशलों के बारे में बात करें तो भाषा के कौशल जो आपके 4 दे रखे हैं, ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इनमें जो कौशल है कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक कौशल होते हैं ग्राह्य कौशल, और क्या होते हैं? अभिव्यक्ति कौशल। ग्राह्य कौशल से मतलब है ये कुछ इसमें कौशल ऐसे दे रखे हैं जिनसे हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, मतलब कुछ सीखते हैं। कुछ क्या किया है हमने, ग्रहण किया है, कुछ हमने सीखा है, तो कहलाते हैं क्या, ग्राह्य कौशल। कुछ कौशल ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से हम अपने आप को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, अपने आप को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं आपके लिए बोल करके इस टॉपिक को क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा कौशल कौन सा कहलाएगा? बोलने वाला कौशल कहलाएगा, स्पीकिंग वाला कहलाएगा, ठीक है ना। तो ग्राह्य कौशल, तो देख ग्राह्य में 2 चीज काम आती है सुनना। कौन सा सुनना? एक तो हम क्या करते हैं कि कहीं हम गए, हमने बहुत कहीं कुछ सुना, और सुन करके हमारी बहुत अधिक समझ में आ गया कि हाँ, ये जो बात उन्होंने आज जो कही, ये बहुत सही बात कही, ठीक है ना। तो सुनने के माध्यम से जब आप ज्ञान की प्राप्ति करें, सुनने के माध्यम से आपको जब कुछ सीखने का मौका मिले, तब वो आपका क्या कहलाएगा, सुनने का कौशल। अब देखिए पढ़ना कौशल, अब देखिए जब हम कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ने के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ क्या है, सीखने को मिलता है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है, क्योंकि पढ़ाई के बावजूद हमारी समझ में आ जाता है यार ये चीज़ बड़े काम की है। तो देखिए ग्रहण करने के 2 तरीके हैं, सुनना और क्या, बोलना। इस प्रकार से ये ग्राह्य कौशल में आएगा ठीक है। और एक कौशल कौन सा होता है? अभिव्यक्ति कौशल। कौन सा? अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं? एक तो हम तो स्पीक मतलब बोलने के माध्यम से करते हैं, और एक क्या है, हम लिख करके क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो ये जो दोनों कौशल हैं, बोलना और लिखना, ये दोनों कौशल आपके किस में काउंट होते हैं? अभिव्यक्ति में। तो देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अभिव्यक्ति कौशल कौन कौन से हैं। ऑप्शन में रहेगा सुनना, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, सुनना, पढ़ना, बोलना। इस प्रकार से जब आप देखोगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी कि यार ये किस तरीके से है। तो लेकिन जब आप इस तरीके से देखेंगे कि हम किस प्रकार से सीख सकते हैं, सीखना किस प्रकार से है, ठीक है ना। और इसमें भी आपको बता दूं सुनना और पढ़ना, सुनने के माध्यम से और पढ़ने के माध्यम से हम क्या करेंगे, ग्रहण कर सकते हैं। और अव्यक्त किसके माध्यम से करेंगे, बोल करके, लिख करके हम क्या कर सकते हैं, अव्यक्त कर सकते हैं। आप ऐसे इसको याद रख लें। फिर देखिए एक और क्वेश्चन की सीरीज बनती है। अब देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है, इस प्रकार से बनता है अव्यक्ति कौशल से, एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से बन जाता है, एक प्रश्न इस प्रकार से बन जाता है कि ग्राह्य कौशल क्या है, व्यक्ति कौशल क्या है। तो 2 क्वेश्चन इस प्रकार से हो गए। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि कौशलों में मुख्य कौशल कौन कौन से, मुख्य कौशल कौन कौन से है और गौण कौशल कौन कौन से हैं।
कि सबसे ज़्यादा मुख्य कौशल कौन कौन से माने गए हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुख्य कौशल माना गया है, ये जो आपके मुख्य कौशल माना गया है वो आपका माना गया है इन दोनों का जो पहला है, ये वाला और ये वाला। तो देखिए, सुनना और बोलना आपका मुख्य कौशल माना गया। मुख्य कौशलों में आपका काउंट होगा सुनना और क्या करना, बोलना। ये दोनों पहले जो नंबर के हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, मुख्य कौशल कहलाते हैं। और पढ़ना एवं लिखना ये हमारे कौन से माने जाते हैं, गौण कौशल माने जाते हैं। गौण मतलब ये मतलब मुख्य नहीं है, इससे पीछे के कौशल है। तो एक इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। फिर देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्राथमिक कौशल किसे कहते हैं। तो देखिए, जो मुख्य कौशल है वही हमारे क्या कहलाते हैं, प्राथमिक कौशल कहलाते हैं। क्योंकि सुनना एक प्रारंभिक प्रक्रिया है। मैं आपको बता दूं कि सुनने का ये जो कौशल है, अभी डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन जो सुनने का कौशल है सबसे अधिक प्राचीन कौशल है और सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला यही कौशल है। सबसे ज़्यादा यूज में यही आता है कि आप किसी बात को सुन करके आ जाते हो। सुनने को बहुत कुछ मिलता है। आप देखिए, पूरे दिन में मैं कह रहा हूँ 10 घंटे सुनते होगे, पढ़ने के लिए आप हो सकता है 1 घंटे भी नहीं पढ़े, या आपने किताब भी नहीं उठाई हो, लेकिन कुछ ना कुछ पूरे दिन में आप सुनते ही होंगे। तो सुनने कौशल है। तो मुख्य कौशल या प्राथमिक कौशल, क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, निम्न से प्राथमिक कौशल कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक कौशल आपके कौन से, सुनना और बोलना है। इन दोनों का फर्स्ट है, यही आपका तो क्या कहलाएगा, प्राथमिक कौशल। यही आपका क्या कहलाएगा, मुख्य कौशल। इसी को हम कौन सा कौशल भी कहते हैं, स्वतंत्र कौशल कहते हैं। कौन सा कौशल कहते हैं, स्वतंत्र। देखिए, इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन में, स्वतंत्र वाले में देखो, बोलने में भी क्या होती है, स्वतंत्रता होती है, और सुनने में भी आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं। इसीलिए इनको हम स्वतंत्र कौशल के नाम से भी जानते हैं। कौन से कौशल के नाम से जानते हैं, स्वतंत्र कौशल भी कहते हैं। तो अब क्वेश्चन पूछा जाए, इनमें से मुख्य कौशल कौन कौन से हैं, तब भी सुनना बोलना। प्राथमिक कौशल कौन कौन से हैं, तब भी सुनना बोलना। और स्वतंत्र कौशल कौन से, तब भी सुनना बोलना रहेगा। अब आ जाते हैं गौण कौशल के ऊपर। कौन से कौशल, गौण कौशल। तो निम्न में से गौण कौशल कौन कौन से हैं। तो गौण कहें या हम सेकेंडरी कहें, द्वितीय कहें, या हमको परतंत्र कहें, ठीक है ना, डिपेंडेंट कहें, तो कौन कौन से होंगे, पढ़ना एवं लिखना। देखो, इस बात को समझ लें थोड़ा सा कि ये गौण क्यों है और मतलब डिपेंडेंट क्यों है। देखिए, पढ़ना है, आपको कोई चीज़ पढ़नी है, तो पढ़ने के लिए आपके पास क्या चाहिए, कोई ना कोई किताब चाहिए। पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई किताब चाहिए। तो देखिए, बिना किताब के आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, बिना किताब के पढ़ना क्या कहला, तो ये किताब के ऊपर डिपेंडेंट हो गया ना। किसी चीज़ को हम पढ़ तो सकते हैं, बट लेकिन हमारे पास कोई बुक्स होगी तभी तो आप पढ़ोगे, बिना बुक्स के आप पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। अब लिखने के कौशल की बात की जाए, देखिए, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ लेकिन मेरे पास मार्कर नहीं हो, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, मैं नहीं लिख सकता। तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया, डिपेंडेंट, मतलब दूसरे पर ये निर्भर है। तो इसीलिए क्या कहलाते हैं, परतंत्र कौशल कहलाते हैं। अब देखिए, सुनने की बात की जाए, तो सुनने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं और बोलने के लिए वो किसी की जरूरत नहीं। तो इसीलिए ये तो क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र कौशल, और ये क्या कहलाते हैं, आपके परतंत्र कौशल। तो देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन के केवल यही टाइप नहीं है कि सुनना बोलना पढ़ना लिखना करके 4 हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। कौन से, तो ग्राह्य कौशल है। संस्कृत में तो स्पेशली इसी प्रकार से बनता है, कौन से ग्राह्य कौशल है, कौन से व्यक्ति कौशल है, कौन से मुख्य कौशल है, कौन से प्राथमिक कौशल है। तो आप यहाँ से इसको समझ लें और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी के अंदर इसको लिख लें, 2-1 दिन पढ़ें। और मैं बता रहा हूँ, LSRW की जगह आप इस तरीके से याद रखें, SVPL, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, बहुत ईजी रहेगा क्वेश्चनों को निकालने में, ठीक है ना। अब देखिए, हम प्रत्येक टॉपिक की हम डिटेल से अब क्या करते हैं, हम चर्चा करते हैं। हाँ, तो दोस्तों देखिए, हम श्रवण कौशल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, श्रवण कौशल। तो श्रवण कौशल मतलब सुनना। और देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं, कौशल शब्द जो आपके 4 कौशल हैं, ये जो कौशल शब्द जहाँ पर इंक्लूड होगा, उससे मतलब ये होता है कि किसी काम को बड़े आप स्किल्स के साथ कर रहे हो, बड़े आप अच्छे तरीके से किसी काम को कर रहे हो, बड़ी पारंगतता के साथ किसी काम को कर रहे हो, तब वो आपका क्या कहलाता है, कौशल कहलाता है। उसी शब्द को आपको यहाँ पर जोड़ देना है, श्रवण कौशल। मतलब आप किसी बात को सुन तो रहे हैं, बट लेकिन सुनने के साथ साथ आपका उसका अर्थ भी समझ में आ रहा है, तब वो आपका क्या कहलाता है, श्रवण कौशल कहलाता है। ऐसे नहीं है जैसे आप कहीं पर गए, टीचर ने कुछ समझाया, टीचर कुछ बोला, आपने उसे सुना, लेकिन सुनने के बाद आपकी समझ में कुछ भी नहीं आया, या श्रवण में यदि आपकी समझ में कुछ भी नहीं आया, तो वो श्रवण कौशल नहीं है, ठीक है ना। और समझ में आपकी सब कुछ आ जाता है, आप उसके अर्थ को समझ जाते हैं, तब वो श्रवण कौशल कहलाता है। तो एक बार देखिए, बोर्ड पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
तो देखिए श्रवण कौशल के बारे में बात करें कि ये संस्कृत की शुद्ध धातु से मिलकर के बना है और शुद्ध धातु का अर्थ क्या होता है? सुनना। क्या होता है? सुनना। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा संस्कृति कौन सी धातु से बना है? शुद्ध धातु से बना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सुनने कौशल के अंतर्गत शब्दों का अर्थ समझ में आना चाहिए। शब्दों का अर्थ है, शब्दों का जो भाव है, जो सामने वाला कहना चाह रहा है वो आपकी समझ में आना चाहिए। यदि आपके अर्थ समझ में नहीं आया है, ठीक है, और आप सुन करके घर आ गए हो, तो आपके अंदर अभी श्रवण कौशल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो देखो दो चीजें, एक तो है सुनना, है ना, और एक है सुनना कौशल। ये एक सुनना, जो सुनना चीज है, सुनना जो एक क्रिया है, ये एक नॉर्मल सी क्रिया है कि आप, किसी ने कहा, आपने उस बात को सुन लिया, तब तो कहलाएगा श्रवण कौशल। लेकिन सुनने के बाद आप उसका अर्थ समझ गए, तब जो आके वो क्या कहलाता है? सुनने का कौशल कहलाता है। तो इस बात में यही डिफरेंस है कि सुनना एक क्रिया नहीं है, सुनना एक अपने आप में क्या हो गया? अब कौशल हो गया, ठीक है ना। सुनने की आपके अंदर क्या आ गई? अब कला आ गई है। इसके बारे में और देखें कि ये सबसे प्राचीन है। पहली बात सुनने का कौशल है सबसे प्राचीन है, क्योंकि आपको पता हो कि प्राचीन काल में, चाहे हम उस टाइम से बात कर लें, रामायण और महाभारत के काल से बात कर लें, तब भी वहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे अपने स्टूडेंट्स को क्या करते थे? बोल करके समझाते थे, और बोल करके जो विद्यार्थी था वो क्या करता था? उसका अर्थ ग्रहण कर लेता था, सुन करके उसका अर्थ ग्रहण कर लेता था, और सुनने के बाद अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करता था। और सबसे इसकी जो कमी है, वो कमी क्या रहती है? सबसे अस्थायी कौशल है। कौन सा कौशल है? अस्थायी। तुम भी जानते हो ये कौशल कौन सा? अस्थायी है। आपने सुन तो लिया, सुन लिया, आपकी समझ में भी आ गया, बट लेकिन अस्थायी है। हो सके आप कल भूल जाओ कि यार उस सर ने उस क्या बताया था, उसका अर्थ क्या समझाया था। इसको आप भूलने के आपके चांसेस रह सकते हैं, इसीलिए ये सबसे अस्थायी कौशल माना गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप इसको करके आना बिल्कुल, ठीक है। आगे देखते हैं, श्रवण कौशल की कुछ विधियां होती हैं। श्रवण कौशल की कई सारी विधियां हैं कि श्रवण कौशल विद्यार्थियों हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि है वो आपकी कौन सी है? श्रुत लेख विधि। कौन सी विधि? श्रुत लेख विधि। श्रुत लेख विधि का मतलब ये होता है कि अध्यापक बोलेगा और विद्यार्थी उसको अपनी कॉपी में लिखेगा। जैसे हम विद्यार्थी से कहते हैं भाई मैं बोल रहा हूं, आप इसको लिखेंगे, तो क्या कहना? श्रुतलेख विधि कहलाती है। श्रुतलेख विधि का जो टाइमिंग है मैं आपको बता दूं। श्रुतलेख विधि में एक आगे जो प्राथमिक कक्षाओं है उनमें 10 से 15% कालांश का समय, जो आपका पीरियड है उस पीरियड का 10 से 15% समय आपका कहाँ पर जाना चाहिए? श्रुतलेख में जाना चाहिए। और जो उच्च स्तर की कक्षा है उनमें भी 3 से 5% का जो समय है वो वहाँ पर कहाँ जाना चाहिए? हमारा श्रुतलेख विधि के अंतर्गत आना चाहिए। इस विधि से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रुतलेख विधि का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो बर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए श्रुतलेख विधि का यूज किया जाता है। मतलब शुद्ध शब्द से आप लिखना सीखें, इस चीज को समझाने के लिए वो जो एक अशुद्धि है वो कौन सी है? बर्तनी संबंधी अशुद्धि है, उसको दूर करने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है श्रुतलेख विधि में। और देखिए क्या होगा, सुनने के कौशल के अंतर्गत वो विधियां आएंगी जो बोलने के अंतर्गत भी हैं। जैसे कि हम देखा जाए कि सुनने के कौशल में और कौन सी विधि आ सकती है, तो देखिए यहाँ पर वाद विवाद विधि को हम इंक्लूड कर सकते हैं। कौन सी विधि इंक्लूड हो जाएगी यहाँ पर? वाद विवाद विधि भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। जैसे कि वाद विवाद हो रहा है तो क्या है? वाद विवाद विधि है, इसमें भी क्या होगा भाई, एक बोल रहा है तो दूसरा उसको क्या कर रहा है? सुन रहा है। तो यहाँ पर 2 कौशल यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। हर काम में 2 या 3 कौशल इंक्लूड होंगे, तो आपको ये समझ लेना है कि इस विधि में ये चीज़ भी इंक्लूड हो रही है। बट लेकिन मोस्टली हम जो मान के चलते हैं वो श्रुतलेख विधि के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। वाद विवाद विधि है, इसमें देखिए कौन सी विधि है? भाषण विधि है। भाषण विधि भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति भाषण दे रहा है तो सामने वाला उसको क्या कर रहा है? सुन रहा है। अंत्याक्षरी विधि है, ठीक है ना, जो अंताक्षरी विधि होती है, अंताक्षरी जो क्लास में विद्यार्थियों से अंताक्षरी कराते हैं, ठीक है ना, ये विधि भी इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है ना। और देखिए तो आप देखें 1 2 3 4 5 में एक और आएगी कविता पाठ विधि। कौन सी विधि? कविता पाठ विधि। कविता पाठ विधि आपको डिटेल से भी कराएंगे। कविता पाठ विधि का मतलब हो गया कि कविता को जब पढ़ा जाता है, अध्यापक उस कविता को पढ़ रहा है, बच्चे उस कविता को सुन रहे हैं, ये विधि भी क्या कहलाती है? आपकी कविता पाठ विधि कहलाती है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट कौशल देखते हैं। सुनने के बाद जो कौशल था वो था कौन सा? बोलने का कौशल। सुनने के बाद कौन सा कौशल था? बोलने का कौशल। तो बोलना कौशल क्या है? तो देखिए इसको आप समझ लेते हैं, बोलना कौशल क्या है। तो बोलने कौशल का अर्थ होता है कि हम किसी बात को इस तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन बोल तो रहे हो लेकिन सटीक शब्दों में बोलें, प्रॉपर उसका वाक्य होना चाहिए और वो अर्थपूर्ण ही बात बोलनी चाहिए, तब तो वो बोलने का कौशल है।
ठीक है, तब वो बोलने का कौशल कहलाएगा। तो देखिए, बोलने के कौशल को हम भाषण कौशल के नाम से भी जानते हैं और हम इसको उच्चारण के कौशल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? उच्चारण के कौशल के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक, इसका अर्थ होता है सटीक एवं अर्थपूर्ण वाक्य बोलना। जब आप सटीक और अर्थपूर्ण वाक्य बोल रहे हैं तभी वो बोलने का कौशल कहलाएगा। यदि आप प्रॉपर वाक्य नहीं बोल पा रहे हो, वाक्य के अंदर अशुद्धियां कर रहे हो, तो आप देखिए आपके अंदर भी बोलने का कौशल नहीं है। ठीक है ना, तो ये कहलाता है बोलने का कौशल। तो यहां से आप दूसरा कवर हो जाएगा। तीसरे कौशल को हम देख लेंगे, पठन कौशल क्या है। ठीक है, पठन कौशल को देखते हैं कि पठन कौशल क्या है। रीडिंग, रीड माने पढ़ना, ये वाला कौशल है रीडिंग। तो देखिए पठन कौशल क्या है। पठन कौशल का एक और मैंने ऑब्लिक लगा के नाम लिखा है क्या? वाचन कौशल। इन बात को क्लियर करेंगे कि ये पठन कौशल या वाचन कौशल है, ये क्या है। यहाँ पर पठन और वाचन में क्या अंतर होता है उस चीज़ को बिल्कुल डिफरेंस करेंगे। देखो, पठन कौशल का अर्थ है कि जैसे कि मैंने इस बुक्स को पढ़ा। ठीक है, आप पहले समझ लें एक बार, जैसे कि मैंने इस बुक्स को पढ़ा। ठीक है, जैसे यहाँ जो भी लिख रहा है उस बात को मैंने पढ़ लिया, लेकिन मैंने पढ़ तो लिया। पढ़ने के बाद यदि मैं इसके अर्थ को भी समझ पाया, इसके अर्थ को भी मैंने समझ लिया, तब तो ये क्या कहलाएगा? पढ़ने का कौशल कहलाएगा। यदि मैं इसके पढ़ तो लिया लेकिन मैं इसको पढ़ने के बाद इसके अर्थ को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो ये पढ़ने का कौशल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो देखो दो चीज़ें इसमें दो चीज़ें कि एक होता है कि भाई गुरुजी फिर हमने ये किया क्या है, हमने इस बात को पढ़ा है। देखिए, यदि आपने किसी चीज़ को पढ़ लिया, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे राजस्थान का पहला फीफा से अप्रूव्ड फुटबॉल ग्राउंड जयपुर, इस चीज़ को मैंने पढ़ने का, लेकिन इसका अर्थ समझ में नहीं आ पाया। जब अर्थ समझ में नहीं आया तब ये केवल वाचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाचन कहलाएगा। ये अंतर होता है कि पढ़ने से पूर्व की जो स्थिति है वो क्या कहलाती है? वाचन कहलाती है, और पढ़ने के बाद उसके अब अर्थ को समझ जाए तब वो क्या कहलाएगा? आपका पठन कहलाएगा। तो एक देख लेते हैं इसमें। तो किसी विषय वस्तु में आए हुए भाव, विचार, तथ्य, घटना आदि को आसानी से समझ पाते हैं। कोई जो टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक की विषय वस्तु को समझ पाए, उसके भाव को समझ पाते हैं, उसके विचार को समझ पाते हैं, उसमें क्या तथ्य दे रखे हैं, क्या घटना दे रखी है, उसको समझ पाते हैं, तो क्या कहलाएगा? पठन कौशल कहलाएगा। और आगे इसमें देखिए क्या दे रखा है, अर्थात जो भाग पढ़ा है उसमें से प्रश्नों का उत्तर दे पाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि ऐसा कौन सा कौशल है कि जब आपने किसी टॉपिक को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप उसके आंसर को दे पा रहे हैं, तो कौन सा कौशल कहलाएगा? पढ़ने के बाद, जैसे आपने एक पेज को पढ़ लिया, एक पेज को पढ़ने के बाद अब आप ये कहोगे सर आप इसमें से कहीं से प्रश्न पूछ लो, मेरे से इसमें से कुछ ही बात पूछ लो, तभी आपका कौन सा कौशल कहलाएगा? पठन कौशल कहलाएगा। तो पढ़ने के बाद जो पाठ पढ़ा है उसमें से प्रश्नों को उत्तर दे पाए तो पठन कौशल कहलाएगा। तो वाचन क्या चीज़ है? तो देखिए वाचन क्या है। बहुत से विद्यार्थियों को वाचन में बड़ी दिक्कत होती है। बहुत से विद्यार्थी वाचन को ही उच्चारण समझ जाते हैं, वाचन को उच्चारण समझ जाते हैं, लेकिन वाचन और उच्चारण में अंतर है। उच्चारण एक स्पीकिंग प्रोसेस में आता है, बोलने वाली प्रोसेस में आता है, और वाचन करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसके लिए? पढ़ने के लिए, मतलब वाचन के लिए। ठीक है, और स्पीकिंग के लिए जब हम बोल रहे हैं तो किसी चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं होती है। तो समझे आप वाचन में कि लिपि एवं प्रतीकों को पहचान करके जोर जोर से इस प्रकार बोलना कि श्रोता आनंद ले सके। हम किताब ले ली, किताब को जोर जोर से पढ़ रहे हैं और बच्चे उस बात को सुन रहे हैं, तब वो क्या कहलाता है? वाचन कहलाता है। देखिए मैं आपके सामने एक छोटी सी स्थिति क्रिएट करता हूँ, आप समझ पाएंगे। जैसे क्लासरूम में हम जाते हैं, टीचर क्लासरूम के अंदर पहुँच गया और स्टूडेंट से कहता है कि भाई आप ऐसा करो कि बुक्स को उठाओ और आप पढ़ो। जब स्टूडेंट बुक्स को पढ़ता है, पढ़ने को बोलते हैं, तो असल में वो पढ़ना नहीं है, असल में वो क्या है? वाचन है। क्योंकि विद्यार्थी जब उसको वाचन करता है तो क्या है? उसके अर्थ को नहीं समझ पाता शब्द के को, तो टीचर उसके अर्थ को समझाने के लिए बाद में करता है कि देखिए इसका अर्थ ये है। ठीक है ना। तो क्लासरूम के अंदर मोस्टली पठन नहीं होता, क्लासरूम के अंदर मोस्टली क्या हो पाता है? वाचन ही हो पाता है। विद्यार्थी उसका क्या करते हैं? वाचन करते हैं। तो लिपि प्रतीकों को पहचान कर जो कर से पढ़ना क्या कहलाता है? वाचन कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि शब्दों का अर्थ बहुत कम ग्रहण करना। बच्चे उसके शब्दों के अर्थ को समझते तो हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें से अर्थ ग्रहण कर पाएंगे। जैसे 100% से 10%, 20% इतना ही वो समझ पा रहे हैं, तब वो क्या कहलाएगा? आपका वाचन कहलाएगा। और देखिए वाचन और पठन में अंतर के लिए, तो जो पठन है, जो वाचन है, वाचन पठन की पहली सीढ़ी है। वाचन है पठन की पहली सीढ़ी है, मतलब एक स्टेप पहले का जो काम है वो हमारा वाचन है, और इससे जो एडवांस लेवल का काम है वो हमारा क्या कहलाता है? पठन कहलाता है। देखिए और हम आगे चलते हैं। देखिए और आगे चलते हैं, इसमें क्या है?
वाचन या पठन के प्रकार, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वाचन या पठन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए वाचन या पठन के बारे में बात करें तो वाचन हमारा है या पठन हमारा दो प्रकार का होता है, सस्वर वाचन है और कौन सा वाचन है, मौन वाचन। सस्वर मतलब स्वर सहित वाचन कर रहे हैं आप किसी, जैसे जब कविता पढ़ी जाती है उसको कैसे पढ़ी जाती है, स्वर सहित पढ़ी जाती है तो क्या कहलाता है, सस्वर वाचन। तो कविता वगैरह को पढ़ने के लिए सस्वर वाचन किया जाता है, तो इसमें लिखा हुआ पद, क्या था मतलब पद पोर्शन को पढ़ाने के लिए हमें कौन सा वाचन करते हैं, सस्वर वाचन करते हैं, ठीक है ना। मौन वाचन, जब गद्य को पढ़ाया जाता है तब वहाँ कौन सा वाचन होता है, मौन वाचन होता है। आगे देखें, आगे क्या है, सस्वर वाचन में कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक तो आदर्श वाचन है, एक कौन सा वाचन है, अनुकरण वाचन। देखो आदर्श वाचन का मतलब क्या है, जब टीचर वाचन कर रहा है, क्या कर रहा है, टीचर खुद पढ़ रहा है। जैसे हम कभी क्लास में जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी पाठ को हम विद्यार्थी से बोलते हैं कि आप मत पढ़ो, हम ही इसको पढ़ेंगे, हम किताब उठाते हैं, हम खुद उसको पढ़ते हैं, खुद ही उसके अर्थ को समझाते हैं, ठीक है ना। तब वो हमारा क्या कहलाता है, आदर्श वाचन। जब अध्यापक खुद, टीचर, ओनली टीचर इंक्लूड है, तब वो आदर्श वाचन है। क्योंकि देखिए आदर्श काम तो टीचर ही कर सकता है, स्टूडेंट से काम तो क्या होता है, गलत हो जाते हैं। तो आदर्श वाचता किसमें आती है, टीचर में आती है। अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन में क्या है, आपने पढ़ दिया और आपके पढ़ने के बाद पीछे पीछे बच्चे पढ़ रहे हैं, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, अनुकरण वाचन कहलाएगा, ठीक है। तो टीचर के पीछे स्टूडेंट जब पढ़ते हैं या बोलते हैं पीछे से, तो अनुकरण वाचन है। ये दो प्रकार का होता है अनुकरण वाचन, एक तो व्यक्तिगत वाचन होता है और क्या होता है, सम्मिलित वाचन होता है। व्यक्तिगत और सम्मिलित वाचन से मतलब क्या है, तो व्यक्तिगत मतलब जैसे कि मैंने बोला और मेरे बोलने के पीछे केवल सिंगल स्टूडेंट ही बोल रहा है, तो सिंगल स्टूडेंट अनुकरण कर रहा है, तब वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत अनुकरण वाचन कहलाएगा, ठीक है ना। अब क्या देखें, सम्मिलित वाचन में क्या होगा, सम्मिलित ये कहें या सामूहिक कहें, इसको कौन सा कहें, सामूहिक, कौन सा वाचन, सामूहिक वाचन। जब ऐसा हो, कैसी प्रोसेस हो मैं आपको बता दूं सम्मिलित वाचन में, कि मैंने बोला और पूरी क्लास मेरे पीछे बोल रही है, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, सम्मिलित या सामूहिक वाचन। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि संकोची वाचन, जो सामूहिक वाचन है या सम्मिलित वाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखो क्या है, जो बच्चे संकोची स्वभाव के होते हैं, जिन बच्चों का स्वभाव कैसा है, थोड़ा सा संकोची है, वो बोलने में हिचकिचाते हैं, वो बोलना नहीं चाहते, है ना, तो उन बच्चों के लिए हम कौन से वाचन को प्रयोग में लेते हैं, सम्मिलित वाचन को प्रयोग में लेते हैं। क्योंकि वो क्या करेगा, स्पेशली तो बोलेगा नहीं, स्पेशली नहीं बोलेगा, सिंगल में तो बोलेगा नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सामूहिक रूप से वाचन करवाते हैं। अब देखिए मौन वाचन में देख लेते हैं। मौन वाचन को मुख्यतः गद्य के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। मौन वाचन जैसे कि होठों को बिना फड़फड़ाए, मौन का शब्द ये होता है कि होठों को बिना फड़फड़ाए हुए वाचन करना क्या कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है। मतलब साइलेंट रीडिंग, क्या करना, साइलेंट रीडिंग। देखिए यहां से मुझे ध्यान आ गया, एक साइलेंट रीडिंग करके एक बुक भी लिखी गई है, साइलेंट रीडिंग करके एक बुक लिखी गई है, और ये लिखी है ब्रायन ने। क्या लिखी है, ब्रायन। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, मैं आपको बता दूं, साइलेंट रीडिंग करके ये बुक्स लिखी गई है, वो किसने लिखी है, ब्रायन ने ये बुक्स को लिखा है। आप इसको याद कर लेना, मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। तो मौन वाचन मतलब होठों को बिना फड़फड़ाए हुए वाचन करना क्या कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो द्रुत प्रकार से वाचन करेंगे, द्रुत मतलब जल्दी जल्दी वाचन करें, और एक गंभीर स्टडी करें, क्या करें, गंभीर वाचन। मतलब द्रुत वाचन और गंभीर में हो गया कि द्रुत में तो हम क्या जल्दी जल्दी से पढ़ते जा रहे हैं, हो सके कि उसमें हम थोड़ा सा उनका अर्थ भी नहीं समझ पा रहे हो, थोड़ी बहुत अर्थ में भी कमी चल रही हो। लेकिन जब हम गंभीर वाचन कर रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट तरीके से वाचन कर रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है, बहुत अधिक डेप्थ में शब्दों के अर्थ को समझते हुए हम वाचन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब हमारा क्या कहलाता है, गंभीर वाचन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे कई सारे बनेंगे, तो इस वाले कौशल को भी आप करके आना। अब देखिए पठन कौशल की कई सारी विधियां हैं कि पठन कौशल की कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो मैं आपको जस्ट 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ पठन कौशल की कौन कौन सी विधियां हैं। तो पठन कौशल की और जो विधियां काम होंगी, एक होती है देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि, देखो और कहो विधि, इसका थोड़ा सा अर्थ समझें। देखो और कहो विधि, हम क्या कर रहे हैं कि विद्यार्थी से कह रहे हैं कि इसको आप देखो, कि शब्द को देखो, ये शब्द क्या लिखा हुआ है, और इसको कहो। जैसे कि मैंने आ बना दिया विद्यार्थी के सामने, ठीक है, और इसे बोला कि अब बोलो ये क्या है, तो बच्चा इसके लिए क्या बोल रहा है कि सर ये क्या है, आ, ये शब्द क्या है, अ है, ठीक है, और ये शब्द क्या है, ब, तो ये शब्द क्या है, ब। तो देखो और कहो विधि मतलब बच्चे को दिखा दो आप,
और उससे कहो कि बताओ भाई ये क्या है, इसको आप बताओ। ठीक है, इसमें कोई चित्र भी हो सकता है, जैसे आपने क्या कर दिया, मोर का चित्र बना दिया। मोर का चित्र बनाने के बाद आपने पूछा कि ये क्या है, तो बच्चे ने उसको पहचान दिया सर ये मोर है या बतख है, तब भी ये क्या कहलाया, आपका वाचन कहलाया। इस प्रकार से ही बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट कर देते हैं। छोटा बच्चों के लिए ये विधि होती है। और देखो कौन सी विधि होती है, कई सारी विधियां हैं। मैं विधियों के नाम बता देता हूँ, कभी डिटेल से इसके बारे में मैं आपसे और बात कर लूँगा। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, एक दो जो विधियाँ हैं स्पेशली मैं उनको बता देता हूँ। जैसे एक है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि, ध्वनि साम्य विधि का मतलब क्या है, जब ध्वनियों में क्या होती है, समानता होती है। क्या होती है, समानता। जब आप बोल रहे हो, बोलने में आप शब्दों में क्या आ रही है, समानता आ रही है, तो ध्वनि साम्य विधि कहलाती है। जैसे कि कुछ शब्द होते हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे शब्द हैं कि इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, जब तब, ऊन खून, ऊन ऊन खून, ऐसे जो शब्द हैं, रक्त तप्त, रक्त तप्त, ऐसे जो शब्द हैं, इन शब्दों के लिए जो ध्वनि है वो कौन सी है, ध्वनि साम्य विधि कहलाती है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था मैं आपको बता दूं, एस्ट्रिक क्वेश्चन बता देता हूं कि उधर उधर, जब तब, ऊन खून, रक्त तत्व, ऐसे शब्दों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो ऐसे शब्दों को पढ़ाने के लिए ध्वनि साम्य विधि काम में ली जाती है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बिल्कुल ही आप इसको करके आना। ठीक है। और एक हम विधि पढ़ेंगे, कौन सी विधि, अनुध्वनि विधि। इस विधि में क्या होता है कि जब शब्दों में ऐसा हो, कुछ शब्द ऐसे हों जिनको पढ़ा तो कुछ जाए और उसमें क्या किया जाए, लिखा उनको कुछ जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस विधि का नाम बताओ जिसमें जब उसको पढ़ा कुछ जाता है लेकिन उसको लिखा कुछ अलग जाता है, तो ये कौन सी विधि है। तो देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं जियो गो, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, TO2। इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है, समानता है ना, इन दोनों में समानता। इसको लिए टो बोलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, सो टो नहीं बोला गया। तो ऐसी भी एक जो विधि है वो क्या कहलाती है, हमारी अनुध्वनि विधि कहलाती है। ये सेंटेंस मिलेगा, जब इस विधि को पढ़ा कुछ जाए और लिखा कुछ जाए तो वो कौन सी विधि कहलाती है, अनुध्वनि विधि कहलाती है। एक और विधि को पढ़ेंगे हम इस कौशल के अंतर्गत। एक और विधि है हमारी साहचर्य विधि। साहचर्य विधि, देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को मैं आपके लिए इस तरीके से करा दूंगा कि आपकी इसमें बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होगी कि आपका क्वेश्चन कोई आपका गलत करा दे। संगति या साहचर्य विधि, इसकी विधि की जो जनक हैं मेरिया मोंटेसरी हैं, मेरिया मोंटेसरी, मोरिया मोंटेसरी जो मैडम है वो इसकी विधि की जनक है। इस विधि में होता क्या है, देखो साचर, साचर को मतलब कहते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव चीज़ है। एसोसिएटिव का चीज़ होता है कि जैसे कि ये क्या है, सिंपल सी भाषा में बात करें, जैसे किसी बच्चा इस चीज़ से परिचित नहीं है कि ये चीज़ क्या है, तो देखो पहले हम इसका क्या बना दें, चित्र बना दें। हमने इसका चित्र बना दिया, चित्र बनाने के बाद हमने क्या किया, इसके नीचे लिख दिया, इसको बोलते हैं मार्कर। क्या बोलते हैं, मार्कर। अब विद्यार्थी क्या करेगा कि इसी समय एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मैंने कोई एक गाड़ी बना दी, ठीक है ना, जैसे 2 व्हीलर बना दी मैंने, कोई ये गाड़ी, यार चित्र मेरे को बनाने आते नहीं है, ठीक है ना, 2 व्हीलर करके मतलब 4 व्हीलर करके एक गाड़ी बना दी, ठीक है ना, 4 व्हीलर ये गाड़ी है, आप ये समझ लें इतना सा। अब यहाँ बच्चे को आपने बता दी कि ये क्या है, 4 व्हीलर है। तो अब बच्चा क्या करेगा, छोटे बच्चे के बारे में ध्यान रख के ये विधि बनाई गई है। जैसे मार्कर है, अब देखो पहले बच्चा तो इन चीज़ों को जानता नहीं कि इसको मार्कर बोलते हैं, कि इसको पेन बोलते हैं, इनमें क्या इनमें डिफरेंस होता है, उस चीज़ को जानता तो है नहीं बच्चा। तो बच्चा जब बार बार ये देखेगा कि ऐसी जो आकृति है वो हमारी क्या कहलाती है, मार्कर कहलाती है, ठीक है ना, और इसकी स्याही भी क्या होती है, मोटी होती है। इसको बच्चा धीरे धीरे समझेगा। जब बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, इस बात को समझ आएगा ये मार्कर होता है। और सिंपल से शब्दों में बात किया जाए तो ये जो क्या होता है, आपका पेन होता है, ठीक है ना। तो अब जैसे ट्रक का चित्र दिखा दिया बच्चे को, तो धीरे धीरे करके समझेगा ये ट्रक होती है, ये बस होती है, उनमें क्या सीखेगा, अंतर। तो देखो चीज़ यहाँ पर पकड़नी क्या है आपको, कि जो चित्र दे रखा है और चित्र के नीचे क्या लिख रखा है, शब्द दे रखा है, इन शब्दों में साहचर्य या संगति होने में क्या लगता है, समय लगता है। संगति 1 साल के अंदर हो, 2 साल के अंदर हो। तो ये इस विधि का मतलब ये हो गया कि जब चित्रों के माध्यम से शब्दों को सिखाया जाता है तब वो हमारी कौन सी विधि कहलाती है, संगति विधि या साहचर्य विधि कहलाती है। इस विधि में होता ही है कि कोई चित्र लिया,
चित्र के ऊपर कार्ड्स लगा देते हैं, बच्चे उस कार्ड्स को और चित्र को रेगुलरली देखते हैं तो समझ जाते हैं कि अच्छा इस वाली आकृति को ये बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ लिखी हुई है। तो लिखे हुए के साथ और चित्र के साथ एसोसिएटिव बढ़ने की जो प्रोसेस है धीरे धीरे होती है, इसी वजह से ये क्या कहलाता है, संगति विधि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार लेखन कौशल से मतलब क्या है, वही चीज़ मतलब लिखने में आपकी एक्सपर्टनेस है, मतलब आप तेज गति से भी लिखते हैं, आप शुद्ध भी लिखते हैं, आप स्पष्ट लिख रहे हैं, आप लिखते समय एकदम आपका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, आप लिखते समय उसके ऊपर क्या है रेखा बंधनी भी लगा के चल रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, लिखने का कौशल कहलाएगा, मतलब एक बेस्ट राइटिंग। सिंपल सी भाषा में बात की बहुत बेस्ट राइटिंग। अब देखो लिख तो मैं भी रहा हूँ बट लेकिन क्या है, लिखने में मेरे शब्द क्या है, शब्दों की बनावट कहीं पर अच्छी नहीं है। ठीक है ना, आप में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे तरीके से लिखते हो, कुछ के अंदर दिक्कत आती हो, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और स्लो लिखूंगा तो मेरा कौशल और अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, तो बात ऐसी है कि लेखन के कौशल में ये हमको समझना है कि एक्सपर्टनेस होनी चाहिए लिखने के अंतर्गत। देखो कभी कभी हम बच्चों से बोलते हैं कि आप इसको लिखो, लेकिन पता चला लिखने में ही उसने 15 मिनट लगा दी, तो वो लिखने का कौशल नहीं है। स्पीड भी इसमें क्या रखती है, मायने रखती है। ठीक है ना, तो मैं आपको इसमें बता दूंगा इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। लेखन कौशल आपका जो है सबसे अंतिम कौशल है, सबसे स्थायी कौशल है। कौन सा कौशल है, स्थायी। या सभी आप इस बात को जानते हो कि लेखन कौशल अंतिम है। अंतिम कैसे, देखो LSRW रिटन सबसे अंतिम हो रहा है, इसीलिए अंतिम कौशल है। ये कौशलों का क्रम ये ध्यान रखना, LSRW। ठीक है, लिसन माने क्या हो गया, सुनना, स्पीक माने बोलना, और रीड माने पढ़ना, राइटिंग, ये इसी क्रम में रहते हैं। ठीक है ना, कि पहला दूसरा तीसरा चौथा इस प्रकार से रहेगा। सबसे अंतिम कौशल कौन सा हो गया, राइटिंग हो गया, और स्थायी है। आपने इस बात को देखा होगा, हमारे बड़े बूढ़े भी इस बात को बोलते हैं कि एक लिखा 100 बका। 100 बार आप इसी बात को बोलते रहोगे, ये था ये था, आपने एक बार कहीं लिख के दे रखा है तो वो आपके लिए क्या रहेगा, एज ए बिल्कुल प्रूफ के तौर पर आपका काम करेगा। तो ये सबसे स्थायी कौशल है। लेकिन हमारी जो एक मैडम रही हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, मॉन्टेसरी मैडम, कौन सी मैडम, मॉन्टेसरी मैडम। मॉन्टेसरी मैडम ने ये कहा कि इसका क्रम LSRW ना होकर के क्या होना चाहिए, LSWR होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, LSWR होना चाहिए था। मतलब ये कहती हैं कि विद्यार्थी को राइटिंग मतलब लिखना पहले सिखाओ, उसके बाद क्या सिखाओ विद्यार्थी को, रीड मतलब पढ़ना। तो ऐसा आपसे सेंटेंस पूछा जाएगा कि ऐसी बात किन्होंने कही है कि मतलब विद्यार्थी को पढ़ाना सिखाने से पहले हमें लिखाना सिखा देना चाहिए, ऐसी बात किसने कही है, तो ऐसी बात किसने कही है, ऐसी बात कही है मॉन्टेसरी मैडम ने कही है। किसने कही है, मॉन्टेसरी मैडम ने ऐसी बात कही है। तो अब हम देखते हैं आगे और लेखन के कौशल में आपको बता देता हूँ। देखो महात्मा गांधी ने भी एक बात कही है, महात्मा गांधी जी ने ये कहा था, और देखिए इसमें लास्ट ईयर इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि लिखाना सिखाने से पूर्व, लिखाना या लेखन से पूर्व, लिखाना सिखाने से पूर्व, लिखाना सिखाने से पूर्व विद्यार्थियों को क्या सिखानी चाहिए, चित्रकला। क्या सिखानी चाहिए, चित्रकला सिखानी चाहिए। ये सेंटेंस L1 के अंदर पूछा गया था कि ऐसी बात या ऐसा सेंटेंस किसने कहा है, ऐसा ये कथन किसका है कि लिखाना सिखाने से विद्यार्थियों को चित्रकला सिखानी चाहिए। तो चित्रकला सिखानी चाहिए ऐसा किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने इसको कहा था। ठीक है, अब इसमें और देखते हैं और इसमें क्या हुआ है। देखो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, अच्छे तरीके से नहीं लिखते हैं। एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, सुन ले मेरी बात। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्यास जगाओ योजना का रिलेशन किससे है। क्या क्वेश्चन है, प्यास जगाओ योजना का रिलेशन किससे है। तो किससे रिलेटेड प्यास है, इसको आप समझ लेते हैं। देखो बच्चा क्या करता है, अच्छे तरीके से नहीं लिखता है, उसके शब्दों की क्या है, बनावट अच्छी नहीं होती है। ठीक है ना, वो शब्द के ऊपर क्या है, रेखा बंधनी लगा के नहीं चलता है। ठीक है ना, इस प्रकार से बच्चा नहीं लिखता है। तो हमारे जो BSER है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक अध्यक्ष रहे थे तेजकरण डांडिया। तेजकरण डांडिया कौन रहे थे, तेजकरण डांडिया। तेजकरण डांडिया ने ये कहा कि बच्चों के अंदर हमें शुद्ध लेखन की प्यास जगानी चाहिए, कि भाई आप शुद्ध तरीके से क्या करें, लेखन करें, ये हमको प्यास विद्यार्थियों के अंतर्गत जगानी चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि तेजकरण डांडिया के द्वारा कौन सी योजना दी गई, तो प्यास योजना। या प्यास योजना का संबंध कौन सी कौशल से है, तो लेखन कौशल से है। ठीक है ना, इसमें हुआ क्या था ये और समझ लें। तेजकरण डांडिया ने केवल 2 प्रकार के शब्द बताए हैं कि 2 प्रकार के कौन कौन से बताए, या तो शब्द की आकृति पान के आकार की होनी चाहिए, इस प्रकार से शब्द बनाए,
पान के आकार की या शब्दों की आकृति गोलाकार होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल गोल शब्द बनाया जाना चाहिए, इस प्रकार से एकदम से गोल। जैसे आपने देखा होगा ये जो आता है ना पहाड़ा आता है बच्चों का, बच्चे की पहाड़ी के अंदर इस प्रकार से जो अक्षर लिखे आते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, गोल अक्षर कहलाते हैं। तो दो ही मानक रूप माने गए हैं, एक तो माना गया है कौन सा, इसको बोल सकते हैं पत्ते के आकार का, है ना, इसके लिए एक शब्द आएगा पत्ती के आकार का, या पत्ते के आकार का, पत्ती के आकार का माना गया है। और हमारा कौन सा माना गया है, गोल आकार का माना गया है। कौन से आकार का, गोल आकार के माना गया है। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्तों कि प्यासिका योजना का संबंध किससे है, कौन से लेखन के कौशल से है, या कौन से कौशल से रिलेशन होता है, इस प्रकार सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप बिल्कुल इसको करके आना। और देखिए इसमें क्या रह रहा है, तो देखो लेखन के कौशल की कुछ विधियां हैं, तो एक मिनट में उनको भी हम कवर कर लेते हैं। देखो रीट में समय कम है और इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसको देखना पसंद नहीं करोगे, इसीलिए थोड़ा सा मैं शॉर्ट करना चल रहा हूँ इसको। तो देख कौन कौन सी विधि है, एक है रूपरेखा विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि। दूसरी आपकी कौन सी विधि होगी, स्वतंत्र अनुकरण, स्वतंत्र अनुकरण विधि। तीसरी इसकी कौन सी विधि रहेगी, तीसरी विधि हम देख लेते हैं इसमें पेस्टोलॉजी विधि, पेस्टोलॉजी विधि, पेस्टोलॉजी विधि। और ठीक है ना, और एक और है जैकटॉट विधि। कौन सी विधि, जैकटॉट विधि। देखिए ये चार विधियां हैं जो मुख्यतः में हमारे लेखन के कौशल में काम में आती हैं। तो देखो रूपरेखा अनुकरण विधि, रूपरेखा में क्या होता है, देखो इस प्रकार से आप बच्चों के सामने लिखा आता है, ऐसी बुक्स आती हैं और बच्चे क्या करते हैं, इसके ऊपर लाइनिंग को गहरा करेंगे अपनी पेंसिल से, ठीक है ना। जैसे इस लाइनिंग को बच्चा पेंसिल से क्या करेगा, गहरा, ठीक है, मतलब रूपरेखा बनी हुई आ रही है पहले से, ठीक है, उसकी रूपरेखा बनी हुई आ रही है और बच्चे उसको क्या कर रहे हैं, गहरा कर रहे हैं। तो मतलब उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, रूपरेखा के ऊपर क्या कर रहे हैं बच्चे, अनुकरण कर रहे हैं, इसीलिए क्या कह रहे हैं, रूपरेखा अनुकरण विधि कहलाती है। अब आता है स्वतंत्र अनुकरण विधि क्या है। स्वतंत्र अनुकरण विधि में यह है कि हमने एक वाक्य लिख दिया, जैसे राम अच्छा लड़का है, जैसे हम बच्चे के लिए सुलेख देते हैं, ध्यान रखना एक लाइन में सुलेख देते हैं और बच्चा उसकी 8-10 लाइन लिख के लेके आता है। तो ये क्या है कि जब ये सेंटेंस दिया और बच्चा उस सेंटेंस को लिख के लेके आ रहा है 8-10 लाइनों में, तब वो आपकी कौन सी विधि कहलाती है, स्वतंत्र अनुकरण विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है, स्वतंत्र अनुकरण विधि, इसका अनुकरण करता चलेगा। एक और विधि है पेस्टालॉजी विधि। कौन सी विधि है आपकी, पेस्टालॉजी विधि। देखो पेस्टालॉजी विधि के अंतर्गत अध्यापक ये बताएगा कि किसी शब्द का निर्माण कैसे होता है, किसी अक्षर का निर्माण कैसे होता है, अक्षर का निर्माण कैसे होता है। जैसे क है, का ये कैसे बनाया, पहले ये बनाया गया है, फिर इसमें ये डंडा लाया गया है, फिर इसमें ऊपर का ये लगाया गया है, फिर इसमें क्या है, ये लगाया गया है। तो जब किसी अक्षर के निर्माण की विधि को विद्यार्थी को बिल्कुल तोड़ तोड़ करके समझाना, तब ये विधि हमारी क्या कहलाती है, पेस्टोलॉजी विधि कहलाती है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा, इस विधि में क्या है, देखो हम ये बताएंगे, देखो इस प्रकार से ये शब्द बना है का, तो आप इसको देखें, यहाँ एक जो क्वेश्चन बन जाता है वो आपको बता दूं। इसमें क्या हुआ, पहले विश्लेषण हुआ है, पहले इसमें देखो तोड़ फोड़े हुए। तो ऐसी विधि जो विश्लेषण से कहाँ की ओर चलती है, संश्लेषण की ओर चलती है, देखिए तो विधि कौन सी कहलाती है, पेस्टोलॉजी विधि कहलाती है। पेस्टोलॉजी विधि में क्या हो, किसी अक्षर को हमने तोड़ तोड़ के विद्यार्थी के लिए समझाया है कि देखिए इस प्रकार से ये हो रहा है, और फिर हमने संश्लेषण करके इसको एक अक्षर के रूप में लिख दिया है, तब ये विधि हमारी कौन सी कहलाती है, पेस्टोलॉजी विधि कहलाती है। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ध्यान से मैं आपको बता दूं कहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि विश्लेषण मतलब विश्लेषण से कहाँ की ओर चल रही है, ये संश्लेषण की ओर चल रही है। अब आइए जैकटॉट विधि के अंतर्गत, जैकटॉट में क्या है, जैकटॉट में यह है कि जैसे कि आपने एक सेंटेंस लिख दिया कि जैसे राम आगरा जाता है, राम आगरा जाता है। बच्चे ने सेंटेंस को पढ़ तो लिया, ठीक है, बच्चे ने इस सेंटेंस को पढ़ लिया और बच्चा नेक्स्ट पेज पे जाकर के इस वाक्य को अपने आप लिखने की कोशिश करेगा, ठीक है, अपने आप लिखेगा।
अपने आप लिखेगा, या तो अपने आप वो क्या लिखेगा शुद्ध लिख देगा, या क्या लिखेगा वो इसको अपने आप अशुद्ध लिखेगा, या तो उसने अशुद्ध लिखा है तो यहाँ से चेक करेगा, दोबारा पेज बदल करके चेक करेगा कि मैंने शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है। ठीक है, तो अशुद्ध लिखा है तो उसको दोबारा से वो सही करेगा, और शुद्ध लिखा है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, LSRW में आपके लिए करा दिया गया है, आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। और देखिए दोस्तों, यदि आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप इसमें आप कमेंट करें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को आप क्या करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।